सूरत हाल में जो मुलाजमीन थे उनकी बरतरफी से बचाने के लिए स्टेट बैंक ने एक नई रीफाइनेंस स्कीम पेश की थी और स्कीम का जो बुनियादी मकसद था वो कारोबारी इदारों को फ़रोग़ देना था और कोरोना वायरस की वबा के दौरान मुलाजमीन को बरतरफ ना किए जाने के लिए एक स्कीम दी। स्कीम क्या थी? स्कीम के तहत उन कारोबारी इदारों को जो अप्रैल से जून 2020 के दौरान अपने मुलाजमीन को बरतरफ नहीं करेंगे, नंबर 1, और इन 3 महीनों की उजरतों और तनख्वाहों के अखराजात के लिए फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट, डेली वेजेस समेत हर किस्म के जो मुलाजमीन थे, आउटसोर्स कारकुन भी उसमें शामिल थे और स्कीम के तहत लिए गए जो कर्जे हैं उस पर मार्कअप जो था वो 5% रखा गया था। अच्छा, कर्ज लेने वाले जो अफराद हैं वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हैं, वो मजीद कम यानी 4% मार्कअप रेट पर कर्जे हासिल कर सकते हैं। जो स्कीम है इससे छोटे कारोबारी इदारों को तरजीह देने के लिए तैयार की गई है। ये सबसे अहम सवाल है, जो छोटे कारोबारी हैं उनको तरजीह दी गई है। जिन कारोबारी इदारों की 3 माह की उजरतों और तनख्वाहों का खर्च 200 मिलियन रुपए तक है वो इस पूरी रकम की फाइनेंसिंग हासिल कर सकेंगे। इसी तरह वो कारोबारी इदारे जिनकी उजरतों और तनख्वाहों का खर्च 500 मिलियन रुपए से ज्यादा है वो इस खर्च के 50% तक फाइनेंस हासिल नहीं कर सकेंगे। ये इसके अदाद-ओ-शुमार थे। लेकिन इसके बाद जब हमने इसको समझा तो ये कागजों की हद तक तो ये मामला ठीक लग रहा है, लेकिन इसकी ग्राउंड जो रियलिटीज हैं वो इंतहाई मुख्तलिफ और बल्कि यकसर मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर कि जब आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं, जब लोन देता है बैंक तो उस पर गारंटी मांगता है, वो किसी प्रॉपर्टी की सूरत में या लिक्विडिटी की सूरत में मांगता है। उसका क्या बनेगा जब आप छोटे इंडस्ट्री की या जब छोटे कारोबार तबके की बात करते हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पर उजरत पर काम कर रहा होता है, अर्न कर रहा होता है, जिसके पास लिक्विडिटी भी बहुत कम होती है, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी भी ऐसी नहीं होती। अच्छा, दूसरा ये कि बैंक जब भी किसी क्लाइंट को लोन देता है तो उस बारे में पूछता है कि वो किस मकसद के लिए लोन देगा। अब जाहिर है अब ये बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वो चेक करे कि उसने जिस मकसद के लिए लोन दिया था उस मकसद को पूरा हुआ या नहीं। अच्छा, ना हुआ तो फिर क्या होगा? तीसरा अहम नुक्ता यह भी है कि एसएमईज जो कुछ ऐसे हैं जो कि एससीसीपी से रजिस्टर्ड ही नहीं है, यानी बैंकों को कोलेटरल की जरूरत होती है, तो एसएमईज कर्जा कैसे हासिल करेंगे जो किसी तरह से कोलेटरल नहीं है? यानी एक बार फिर छोटे जो कारोबार हैं उनको कोई फायदा नहीं होगा, जो बड़े कारोबारी तबका है वो इससे फायदा ले लेंगे। तो आइए जरा इसका जवाब लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है बाहर बैंकिंग एंड टैक्स अमूर डॉक्टर मुल हक साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप टैक्स अमूर को, बैंकिंग सेक्टर को बड़े करीब से समझते हैं। मैंने बहुत सादा करके इस चीज को समझाने की कोशिश की है। ये जो नई रीफाइनेंसिंग स्कीम पेश की गई है ये कागज की हद तक तो बड़ी समझ आ रही है कि हाँ यार बहुत फायदा होगा, लेकिन जब हम लोन की लेने की बात करते हैं तो जो उसकी लॉजिस्टिक्स होती हैं लोन लेने की, उसके ऊपर तो बैंक के ऊपर बहुत बर्डन आ जाएगा। आपकी राय क्या है इसके ऊपर? ये जो स्कीम है ये किन लोगों को फायदा देगी? बज़ाहिर तो ये मकसद था कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि लॉकडाउन हुआ और बहुत सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं और बहुत दूसरे होलसेल, रिटेल, ये सारे कारोबार बंद थे, तो वहाँ मुलाजमीन को तनख्वाहें कहाँ से देते? तो उन्होंने एक पेपर पर तो बहुत अच्छी स्कीम अनाउंस की और उसका रेट भी बहुत मुनासिब रखा, क्योंकि उस वक़्त तो आपको पता है कि शरह सूद भी 11% थी, अब आज 9% हुई है, सिंगल डिजिट पहली दफ़ा, और आपको यानी कि हाफ पे तकरीबन। तो जो लोग टैक्स रिटर्न्स फाइल करते थे उनके लिए तो आसान था हमें जांचना, क्योंकि वो एक हाफ ईयरली रिपोर्ट भेजते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि अपने मुलाजमीन की वो नंबर बताते हैं, उनका नाम, NIC, कितनी तनख्वाह है, वो सब के क्वाय वहाँ दर्ज होते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जो नहीं थे तो उनके लिए सिर्फ मार्कअप 1% ज़्यादा रखा। आपने जो सवालात उठाए हैं मैं एक एक करके जल्दी से जवाब देता हूँ कि इस स्कीम में जो कमज़ोरी थी वो ये थी कि दरअसल इसके पीछे कोलेटरल ना मांगा जाता, बल्कि ये एश्योरेंस दी जाती कि दरअसल जो डायरेक्टली एम्प्लॉइज के अकाउंट में सैलरी बैंक जो है वो ट्रांसफर करेगा, और उसके बदले में जो गारंटी है वो ये होगी कि जो खुद रियासत पाकिस्तान है वो ये कहे बैंक को कि देखिए ये जो अदारा है ये कल को जैसे ही अपनी बिजनेस दोबारा शुरू करेगा तो ये उसमें से अर्न करके आपको जो है वो लंबे मुद्दत में आप उसको कर्जे की 4, देखिए वो अगर 5% कमा रहे हैं या 4, तो उस कर्जे की जो मुद्दत है वो 5 से 10 साल करना, चले आप 10 साल बहुत ज़्यादा हो जाए, 5 साल तक रखते तो एक बामानी था। फिर गाइडलाइंस जो आपने फरमाया कि स्टेट बैंक को क्लियर गाइडलाइंस देनी चाहिए थी कि इसके
पीछे आप कोलेटरल जो है वो कोई प्रॉपर्टी, कोई आप ऐसी चीज या कोई मूवेबल आपकी कोई समझिए कि सर्टिफिकेट्स पड़े हैं या शेयर्स हैं, तो ये अगर तो बहुत बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके पास ऑलरेडी क्रेडिट लाइंस हैं, जिनके कोलेटरल पड़े हैं, वो तो इससे फौरी फायदा उठा लेंगे, क्योंकि जाहिर है कि आपने देखा उनके लिए हद भी रखी कि 20 करोड़ तक तो 100% ले सकते हैं, फिर उसको ग्रेजुअली कम किया। तो एक लिहाज से मेरा ये अंदाजा था कि ये एक अच्छा बूस्ट हो सकता था कि इसको आप इसके साथ भी नथी कर देते कि एम्प्लॉय तो एक फैक्टर है, और चूंकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ अदारों के अंदर ना सोशल सिक्योरिटी है, ना पेंशन है, ना ग्रेचुइटी है, क्योंकि अगर ऐसे फंड्स मौजूद हों तो वो तो फिर बैंक एम्प्लॉय का वो फंड अटैच कर लेता और वो सिक्योर हो जाता। तो इस सिस्टम ने हमें एक्सपोज कर दिया है कि हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं की। ये जैसे आपने देखा वेस्ट में होता है, चाहे वो कोई प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, वहाँ सोशल सिक्योरिटी का एक निज़ाम कायम होता है। चूँकि आपकी लाइफ का लॉन्ग टर्म फंड मौजूद है तो आपको हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से भी लोन मिल जाता है और आपको सस्ता लोन अपने और चीज़ों के लिए भी मिल जाता है, क्योंकि आपका अपना ज़ाती कोलेटरल भी मौजूद होता है। तो ये आपने इस चीज़ से एक सबक सीखना है कि अब जैसे उन्होंने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री बना दिया है, तो साथ ही उनके ऊपर सोशल सिक्योरिटी से मुतल्लिक सारे कवानीन भी नाफिज कर दें कि वो अपने लोगों के लिए एक पेंशन फंड बनाएंगे, ग्रेजुइटी बनाएंगे या सुपर जो भी वो उसके लिए सोशल सिक्योरिटी, ताकि कल को अगर उन्हें कोई लोन किसी की बेटी की शादी का गाइडलाइंस ही क्लियर नहीं है। मैं समझ गया सर। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी रहनुमाई फरमाई है। तो जनाब ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको फौरी तौर पर हल करने की जरूरत है। गाइडलाइंस क्लियर होनी चाहिए और वो गाइडलाइंस इस तरह होनी चाहिए कि जो छोटा कारोबारी तबका है वो कम से कम इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके। मैं एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और बड़ा मसला है